दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो एक बहुत बड़े राजनीति के धुरंधर हैं और देश की विचारधारा को बदलने का मादा रखते हैं। तो जब हमने इनसे निवेदन किया तो इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। ये है कॉमरेड राजेंद्र सिंह जी। तो राजेंद्र सिंह जी ने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। राजेंद्र जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। जी भारत लिंक ग्लोबल और जी सतवीर सिंह दलाल जी, आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप एसयूसीआई पार्टी से जुड़े हुए हैं। आजकल राजनीतिक पार्टी हैं जैसे बीजेपी हैं, कांग्रेस है, इनका देश के ऊपर राज रहा है। आपकी पार्टी का राज नहीं रहा देश के ऊपर, फिर भी आप इस पार्टी से क्यों जुड़े? आप बीजेपी से या कांग्रेस से या और किसी पार्टी से क्यों नहीं जुड़े जिससे आपको आर्थिक रूप से भी लाभ होता, पद का भी आपको लाभ होता और सत्ता में भागीदारी भी होती? तो इसी पार्टी से क्यों जुड़े आप? सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मौलिक सवाल को समझने की जरूरत है। जी। अगर हम ये कहें कि उस जमाने में भगत सिंह कांग्रेस में क्यों नहीं गया, ठीक है। खुदीराम बोस दूसरे कांग्रेस के समझौता प्रस्त नेतृत्व में और दूसरों के साथ क्यों नहीं गया, जी उन्होंने अपने जीवन की आहुति क्यों दी। जी जी जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद कांग्रेस में रहते हुए और हम्म 2 बार वहाँ के कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के बावजूद भी हम्म। उन्हें कांग्रेस का इस्तीफा दे करके अपना हम्म। नया संगठन क्यों बनाया। जी। अगर हम इस तरह से हम विचार करें हम्म तो हम पाएंगे कि हमारी जो पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी हम्म आज़ादी आंदोलन के जो समझौता इन संघर्ष की धारा के जो नुमाइंदे थे, हम्म जो खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम्म उस धारा से निकली हुई ये पार्टी है। हम्म और इस पार्टी के संस्थापक हम्म। कॉमरेड शिवदास घोष, जी 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 जिन्होंने 1948 में पार्टी बनाई, जी। जो खुद हम्म आज़ादी आंदोलन के एक सेनानी थे, हम्म। क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल रहे। जी। और कॉमरेड शिवदास घोष खुद 42 से 45 तक जेल में रहे। हम्म जब उन्होंने ये पाया हम्म कि अंग्रेज यहाँ से जाएगा हम्म और हिंदुस्तान के जो आज़ादी चाहने वाले लोगों की जो मंशा है, जो चाह है हम्म कि शोषणहीन समाज का निर्माण करना, हम्म भेदभाव मुक्त समाज का निर्माण करना हम्म और एक समाजवादी समाज की तरफ आगे बढ़ना, हम्म वो सपना पूरा नहीं हुआ। हम्म इसलिए उसको पूरा करने के लिए हम्म एक क्रांतिकारी पार्टी का बनाना जरूरी है। और बगैर क्रांतिकारी पार्टी की क्रांति नहीं होगी। हम्म और क्रांतिकारी पार्टी बनाने के लिए क्रांतिकारी सिद्धांत की जरूरत है। इसलिए 24 अप्रैल 1948 को ये पार्टी बनाई। हम्म। और उन्होंने ये भी तय किया, हाँ। ये भी उन्होंने देश की जनता के सामने रखा कि उस समय की जो सीपीआई है हम्म वो सही कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में अपने आप को ढाल नहीं पाई, बना हम्म नहीं पाई। हम्म इसलिए हम्म इन शहीदों के, क्रांतिकारी शहीदों के, हम्म। आज़ादी आंदोलन के क्रांतिकारी लोगों के हम्म। अधूरे सपन को पूरा करने के लिए एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी इस देश में वजूद में आई। सर उस टाइम हर आदमी का जो क्रांति का या उसका सपना हुआ था देश को आजाद करवाना हुआ करता। तो जब देश आजाद हो ही गया था 1947 में, तो और कौन सी क्रांति बची थी जिसको आप लाना चाह रहे थे देश के अंदर? और उसके बाद फिर आपने पार्टी का निर्माण किया। पहले करते तो मानते कि भाई आजादी के लिए क्रांति की जरूरत है, देश तो आजाद हो गया था। आपका बहुत वाजिब सवाल है ये। जी। देश को 47 के अंदर राजनीतिक आज़ादी मिली, बिल्कुल। पॉलिटिकल फ्रीडम मिली, हम्म परंतु आज़ादी के पीछे जो उद्देश्य था जन मुक्ति। हम्म जन मुक्ति मीन्स हम्म हर प्रकार के शोषण, हम्म हर प्रकार के जुल्म हम्म अत्याचार हम्म से जनता की मुक्ति, शोषणहीन समाज का निर्माण करना। हम्म जो ये जन मुक्ति का जो सवाल था हम्म वो पूरा नहीं हुआ। हम्म इसलिए आज़ादी की लड़ाई इस मायने में अधूरी लड़ाई रही। हम्म वो अपने मुकाम के ऊपर पहुंच नहीं पाई। हम्म और अंग्रेज ने और देश के जो उस समय के जो पूंजीपति थे और हम्म उनका नेतृत्व करने वाले जो कांग्रेस का समझौता प्रस्त नेतृत्व था हम्म और जो सांप्रदायिक जो ताकतें उस समय थी, हम्म। उन सब ने मिलजुल करके उन क्रांतिकारी शहीदों को ठिकाने लगा दिया। अच्छा अच्छा। इसलिए वो सपन बीच में पूरा नहीं हो पाया। उसको हम्म। पूरा करने के लिए एसयूसीआई कम्युनिस्ट आई है। अभी आपने कहा कि शोषण से मुक्ति के लिए, जुल्म से मुक्ति के लिए। सर उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया था आज़ादी के बाद 1950 में, तो जब देश के अंदर संविधान का राज हो गया था, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है, किसी को तंग करता है, किसी का शोषण करता है, तो उसको सजा हो सकती है। तो फिर और किस शोषण की बात करते हैं आप? क्या अगर आपका कानून में भरोसा नहीं था?
अगर संविधान की बात को आप माने, संविधान में जितने भी अधिकार आज के दिन दिए गए हैं, ठीक है। उन तमाम अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का, उनका एक एक करके उनके तमाम को खत्म कर दिया जा रहा है। कानून के रास्ते भी एक के बाद एक कितने संशोधन हुए हैं संविधान के अंदर, और उसके अंदर व्यवहार के अंदर भी। आज हमारी पार्लियामेंट में जो जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उसमें पार्लियामेंट के आंकड़े बोल रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है कि उसमें कितने लोग क्रिमिनल हैं जिनके ऊपर मर्डर और रेप के केस चल रहे हैं, यही है। तो इसलिए अगर संविधान से अगर बात बनती और तमाम ये होते तो क्रिमिनल आगे क्यों आते। ठीक है, एक निजी सवाल, आप एडवोकेट हैं, आपकी अच्छी भली प्रैक्टिस चली हुई है, रेवाड़ी के अंदर आपका नाम है एडवोकेट्स के अंदर, फिर भी आप इस पार्टी से क्यों जुड़े? अगर आप यही टाइम जो आप पार्टी के लिए समर्पित है, अगर ये टाइम आप अपने बिजनेस में लगाते तो और ज्यादा सक्सेस नहीं होते क्या आप? अगर ये सवाल भगत सिंह से पूछा जाए कि आप इंटरमीडिएट करने के बाद और आप अपनी जिंदगी जीने से पहले आप फांसी के तख्ते पे चले गए, ये सवाल अगर नेताजी से पूछा जाए कि आप आईसीएस पास करने के बाद और आपने ठोकर मार करके आप कलकत्ता की सड़कों के ऊपर चंदा करने के लिए निकल आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज भौतिकवाद का टाइम है सर, उस टाइम भौतिकवाद का टाइम नहीं था। आज पश्चिमी सभ्यता का असर है, उस टाइम पश्चिमी सभ्यता का असर नहीं था। आज लोगों का जो सोचने का ट्रैक है वो ही चेंज हो चुका है। आज अगर मुझे लगता है कि अगर आज भगत सिंह जी जिंदा होते तो मुझे नहीं लगता कि लोग आज उनको इतना ज्यादा मान सम्मान देते या फिर इतना ज्यादा उनकी विचारधारा को मानते। क्यों? क्योंकि वो टाइम जा चुका है। आज भगत सिंह का उस मुझे नहीं लगता कि आज के युवा हैं जो इतनी अहमियत दे पाएंगे। ट्रेंड वही है, ट्रेंड वही है। ट्रेंड आजादी आंदोलन के अंदर भी वही ट्रेंड था। जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह फांसी के ऊपर जा रहे थे, तो देश की जनता ने कहा ये पागल फांसी पर जा रहे हैं। ट्रेंड वही था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का झंडा लेकर चले, तो सीपीआई ने कहा था कि हम उसका तलवार से उसका स्वागत करेंगे। उनको साम्राज्यवाद का कुत्ता तक कहा हमारे देश के नेहरू और सीपीआई कम्युनिस्टों ने। ट्रेंड वही था। भगत सिंह को भी कहा था सिरफिरा नौजवान है। हमारे देश के नेताओं ने कहा था। आप भी तो क्यों ये लग रहे हैं? आपके नाम से एसयूसीआई के पीछे कम्युनिस्ट लगा हुआ है सर, तो क्या आपकी भी वही विचारधारा नहीं है? आपने कहा कि कम्युनिस्टों ने उनका तलवार से स्वागत करने के लिए कहा, तो आपके नाम के पीछे भी तो कम्युनिस्ट लगा हुआ, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी विचारधारा उनसे? अगर कोई नाम धर्मपाल निकाल ले और वो प्याऊ से मटके उठा ले, तो क्या ये मान लिया जाएगा जैसा नाम निकाला वो वैसा ही काम करेगा? तो ये तो कोई पैमाना नहीं है सर। हटाइए ना उस चीज को, उस नाम को। अगर आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है तो उस नाम को हटाइए। नहीं, नाम अगर आप अपना नाम रख रहे हैं तो मैं आपके नाम को कैसे हटाऊंगा? मैं तो आपको एक विचार के आधार के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि ये सच है, ये गलत है। आप एक सिंपल कार्यकर्ता नहीं है सर। आपके साथ सत्यवान जी बैठे हुए पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं, सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। तो अगर आप लोग ही ऐसा नहीं कर सकते तो फिर और कौन करे? चलिए दूसरी बात, आपने कहा कि नाम रखने से, इस चीज को भी हम मान लेते हैं कि नाम रखने से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आरएसएस के आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो कार्यकर्ता हुआ करते, वो साइकिलों के ऊपर चलाया करते, धोती बांध के चलाया करते, पैरों में उनके हवाई चप्पल हुआ करती, खेतों के उसके ऊपर मंडेर के ऊपर के वो चलाया करते, आम आदमी से मिला करते। आज वही आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास 10-10 करोड़ की तो गाड़ी है सर, 100-100 करोड़ के तो बंगले हैं उन लोगों के पास। तो क्या आने वाले टाइम में यही ट्रेंड आपका नहीं हो जाएगा क्या? आरएसएस के पास 100-100 करोड़ नहीं, कई हजारों करोड़ के बंगले और कोठियां हैं। तो फिर नाम और बीजेपी और आरएसएस एक ही तो वो है ना, नाम बदलने से? नहीं, वो आरएसएस इसी उद्देश्य के लिए निर्मित थी। उसके दो ही उद्देश्य थे, आजादी आंदोलन में ब्रिटिश की मदद करना और जात पात और धर्म के नाम से लोगों को बांट कर रखना। यही उसके उद्देश्य थे और इसी उद्देश्य के लिए वो है। और देश के जो सरमाएदार हैं, जो पूंजीपति हैं, जो जिनसे ये पैसा लेकर आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड तो आपने अभी देखा होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से कितने करोड़ों अरबों रुपया ले रहे हैं। इस चीज का क्या सबूत है कि कल को अगर आपको सत्ता मिलेगी तो आप उस रास्ते पर नहीं चलेंगे? देखिए, अगर आप सेब का अगर पौधा लगाते हैं तो आप सेब का पौधे से आप अपेक्षा नहीं करेंगे ये यहाँ पर कांटे लगाएगा। सवाल है देश किसी भी संगठन की बेसिक फिलोसफी क्या है? जी। जो फिलोसफी है वो संगठन का वो होगा।
हाँ, आधारित है। तो इसलिए इस देश में कांग्रेस की फिलॉसफी, इस देश में बीजेपी की फिलॉसफी, इस देश में आरएसएस की फिलॉसफी, इस देश में सीपीआई की फिलॉसफी, सीपीएम की फिलॉसफी, वो बेसिक है क्या? अब वो बेसिक जो है उसका रिफ्लेक्ट तो वो कर रहे हैं। हमारी क्या है? हमारी अलग है। हम इस देश के अंदर, आप अपनी आइडियोलॉजी बताइए। हम इस देश के अंदर ये मानते हैं, इस देश के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था आज कायम है। पूंजीवादी व्यवस्था तमाम समस्याओं की जड़ है, और इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी क्रांति की जरूरत है। जिस समाजवादी क्रांति की चाह आजादी आंदोलन के शहीदों ने, क्रांतिकारी शहीदों ने ली थी, उनका रिकॉर्ड, उनकी बातें ये बोल रही हैं। उन चाह को पूरा करने के लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया है। तो पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति की चाह है, इनकी ये चाह नहीं है, इनकी चाह दूसरी है जो हो रही है। ठीक है, आप पीछे की बात करें, मैं वर्तमान में आता हूँ। वर्तमान में कोई भी युवा है, मान लो मेरा लड़का है, वो युवा है, मैं उसको आपकी पार्टी के साथ जोड़ता हूँ, तो उसको मिलेगा क्या ये तो बताइए। आप तो खुद ही उसमें है कि भाई पैसा मत कमाओ, पूंजीवाद की तरफ तो आप है नहीं। तो एक बच्चे को अपने कैरियर के लिए क्या चाहिए? उसको घर चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको अच्छा स्टेटस चाहिए। आपकी पार्टी में तो वो है ही नहीं, तो आज का युवा आपसे क्यों जुड़े, ये बताएं आप। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के मैं आंकड़े पेश कर रहा हूँ आपको। 18 साल से 35 साल तक के युवा जी, 25 लाख युवा बेरोजगार हैं। ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं, जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। 25 लाख 25 लाख हरियाणा प्रदेश के अंदर ज्यादा है सर। ये 15/7/2022 का दैनिक भास्कर बोल रहा है। मैं देश की बात कर रहा हूँ सर। एक सेकंड, ये 15 जुलाई 2022 का 25 लाख युवा बेरोजगार दैनिक भास्कर बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है, उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं, ये मेरे अपने नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो गलत है, सही है, एक अखबार कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको। मान लिया। अच्छा, अब मान लिया 25 लाख जो युवा है, उनके जीवन को बर्बाद किसने किया? अब वो हमारे साथ तो आए नहीं आए, क्रांति करने के लिए तो आज आए नहीं, ठीक है, आंदोलन में तो आए नहीं, परंतु बेरोजगार नौजवानों का जो जीवन बर्बाद किसने किया? आज रोहतक के पीजीआईएमएस जो मनोरोग विभाग है, वो ओवर क्राउडेड है। किससे? युवाओं से। मानसिक रोग उनको लगा हुआ है, तो उनको तो नौकरी नहीं मिली, वो तो डिप्रेशन में चले गए। अब जो पढ़ लिए, जो आपका सवाल आया कि भाई स्लाद लगाएंगे, कमाने का रास्ता था, अपने भौतिक वो है। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक लड़के की मदर गांव में थी, लड़का विदेश में चला गया। ठीक है, उस लड़के ने सोचा कि इस मदर को की नाम जो जमीन है, जो मकान है, उसको भी मैं ले लूं, और वो अपनी मदर को एयरपोर्ट के ऊपर लेकर आ गया और कहा कि माँ आप बैठिए, मैं अभी टिकट लेकर आ रहा हूँ। और वो बैठ करके हवाई जहाज में पार चला गया। वो तो पढ़ा लिखा था, वो तो विदेश में नौकरी कर रहा था। मदर घर में मर गई, विदेश में लड़का बैठा है, बोलो वहीं श्रद्धांजलि अर्पित कर दो, मैं आ नहीं सकता। जो पढ़े लिखे वो भी ये है, ऐसे अनपढ़ भी है। उदाहरण मैं भी देता हूँ। रोहतक के अंदर डॉक्टर मोडा हुआ करते, उनके साथ भी ऐसे हुआ करता। खैर चलिए, ये तो कोई बात नहीं सर। तो उनका लड़का भी उनको एयरपोर्ट पे, लड़की थी उनकी, एयरपोर्ट पे छोड़ के चली गई। चलिए कोई बात नहीं। मान लीजिए आपकी सरकार आ जाती है, देश में आपका राज हो जाता है। कल्पना करते हैं हम, 140 करोड़ की जनसंख्या है सर इस देश की, संसाधन हमारे देश के पास है नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप उनको रोजगार अवेलेबल करवाएंगे, तो आप कहां से अवेलेबल करवाएंगे? जब एक पूंजीपति पार्टी देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, तो आप कहां से रोजगार दे पाएंगे, ये बताइए आप। एक सिंपल बात रख रहा हूं कि एक सर्वे हुआ था इंडिया में, उसमें यह था कि भारत में संसाधनों के बारे में एक सर्वे हुआ था। ठीक है, उसकी हेडिंग आई थी अखबारों में कि इंडिया कैन फीड द होल वर्ल्ड, कि भारत पूरी दुनिया को अनाज खिला सकता है, उसने सर्वे में बताया। ठीक है, और एक हरियाणा प्रदेश ओनली पूरे देश को अनाज खिला सकता है। परंतु हमारे देश के गोदामों में, रेवाड़ी के अंदर भी अनाज सड़ रहा है। हमारी अनाज मंडी में किसानों को उनके मेहनत का दाम नहीं मिलता, उनको एमएसपी नहीं मिलती, उनके अनाज को खरीदते नहीं। वो अनाज उन पे बरसात आती है, वो बेच जाते हैं, जाम जाते हैं, और उनको कह दिया जाए वापिस ले जाओ आप। तो संसाधन तो देश में है,
परंतु सवाल क्या है, उन संसाधनों के ऊपर कब्जा मुट्ठी भर लोगों का है, और वो उनको कब्जा करके जो उत्पादन करते हैं वो अपने मुनाफे के लिए करते हैं। इसलिए आज 1 लाख से ज्यादा कारखाने बंद हो चुके हैं इस देश के अंदर। संसाधन तो थे, बंद क्यों हो गए? आज हमारी जमीन को पानी नहीं है, संसाधन तो है जमीन और पानी भी है, परंतु उपलब्ध नहीं है। आज हमारे युवाओं को रोजगार नहीं है। आज स्कूल के अंदर, हरियाणा के स्कूलों के अंदर टीचर्स के पद खाली पड़े हैं, कई हजारों हजार की संख्या के अंदर। उनको भर्ती नहीं किया जा रहा। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, परंतु स्कूलों में टीचर के पद खाली हैं। तो संसाधन से देश, बहुत संसाधन है देश में, इन संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण। मान लिया आपके विचार सही हैं, आप ये करना चाह रहे हैं, लोगों की समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी सफल क्यों नहीं हो पा रही? लोग आपकी आइडियोलॉजी को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? अब इलेक्शन हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, इलेक्शन का जो हो रहा है 90 सीट है, उस 90 सीट में से आपने सिर्फ 8 कैंडिडेट उतारे हैं, क्यों नहीं 90 के 90 उतारे? और क्यों नहीं आपकी पार्टी को लोग स्वीकार कर पा रहे? क्या कारण है फिर इसका? देखो, ये जो सवाल है ये बड़ा अस्पष्ट है। अस्पष्ट है। नंबर 1, सफलता का पैमाना क्या है? सफलता का पैमाना केवल आप MP ही बनेंगे, हम बनना चाहते हैं, MLA बनना चाहते हैं, हम प्रयासरत हैं। हम इसलिए प्रयासरत हैं कि जनता की जो सड़कों पे जो आवाज गूंजती है, उस आवाज की गूंज को हम असेंबली में लेकर जाएं, लेकर जाएं, उसकी आवाज को हम तेज करें। सरकार जो काले कानून जो पास करेगी, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर जो जन विरोधी नीतियां थोपेगी, हम उसका पर्दाफाश करें और फिर जनता के बीच में आकर आंदोलन तेज करें। हम बढ़ना चाहते हैं। आपने कहा था कि आपका जो क्वेश्चन है वो अस्पष्ट है। अगर मेरा क्वेश्चन अस्पष्ट है सर, तो पिछले 50 साल में आपकी पार्टी से कोई भी MLA बना है क्या हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर बताइए आप। ब्रिटिश 150 साल तक ब्रिटिश रहा, उसमें इंडिया के कितने MLA MP बने थे? तो आप ये कह रहे हैं गुलामी जब हम उस धारा को भूल जाएंगे, वो बढ़ने नहीं दिया करते सर। यहाँ तो चांस है जो नहीं, आज भी नहीं बढ़ने दे रहे हैं। कौन नहीं बढ़ने दे रहा सर? आप मेरे वो पर्चे रखे हैं, वो पर्चे सामने आप। डेमोक्रेसी सर, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लिंकन वाली डेमोक्रेसी खत्म इंडिया से। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो ऑफ द पीपल, वो डेमोक्रेसी खत्म। डेमोक्रेसी बाय मनी, फॉर मनी। एक बात बताइए, ओके, मान लो आप 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारते तो कोई रोक सकता था क्या आपको? नहीं, हमारा उस तरह का ब्योत नहीं है। अच्छा, हम 8 सीटों के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। चलिए, पर्चे रखे हैं। अच्छा, ये बताइए, एक बात सुन, ये पर्चे के लिए हम चंदा किया तब ये पर्चे। चलिए, अच्छी बात है। आप ये बताइए, आपके 8 कैंडिडेट हैं जो, उनकी क्या क्या खासियतें हैं जिनको आपने फील्ड में उतारा है चुनाव लड़ने के लिए? आपका बड़ा रिलेवेंट सवाल है ये। पहली बात है कि हम ऐसे ही मन चाहे कैंडिडेट को नहीं उतारते। ओके, नंबर 1 बात, हम दूसरी पार्टियों की तरह हमारे कैंडिडेट बनने की होड़ नहीं होती। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात कि जो कैंडिडेट दूसरी पार्टियों के आते हैं वो अपना घर भरने के लिए आते हैं, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं। उनका कोई वसूल नहीं है, उनका वसूल है केवल MLA बनना। हमने 8 कैंडिडेट उतारे हैं। हमारे कैंडिडेट में पहले कोसड़ी से मैं शुरू करता हूँ। उसमें साथी राम कुमार हैं, जो एक अपने यंग लाइफ से ही, ठीक है, किसान आंदोलन में वो जुड़े रहे हैं। बहुत बढ़िया। और वो पार्टी के, हमारे संगठन के होल टाइमर है। ठीक है, तपे तपाए आदमी हैं। हमने अटेली से ओम प्रकाश को उतारा है। इनकी क्या खासियत है? ये स्टूडेंट्स लाइफ में छात्र नेता हुए हैं। बहुत बढ़िया। और इन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के, वो होल टाइमर, कुल वक्ती है। हमारी पार्टी में जो यही काम उनके लिए नंबर 1 होता है, ठीक है, उनको उतारा है। भिवानी से राजकुमार बासिया है, जो स्कीम वर्कर हैं, मिड डे हैं, जो खास तौर के ऊपर जो स्कूलों में खाना बनाती है, जिनके साथ जाति होती है, जिनको पैसा नहीं मिलता है, वो पूरे भिवानी और दादरी और हरियाणा के अंदर मिड डे को खड़ा करने में लगे हुए हैं। वो आंदोलन में तपे तपाए हैं। ठीक है। हमने रोहतक से मनीषा
मोखराग उतारा है। जी जी जी। वो छात्र आंदोलन से हमारे संपर्क में आई है और छात्रों एमडी यूनिवर्सिटी में जो छात्रों का आंदोलन किया, उस आंदोलन में केवल आंदोलन नहीं किया, आंदोलन मांग भी हासिल की। वो सड़कों से लड़ करके आगे बढ़े हैं। हमने राय से देवेंद्र उतारा है, नौजवान साथी हमारे, और वो किसान आंदोलन में जिन्होंने पूरा दिन रात एक करके काम किया है। और सोनीपत सिटी से जो विधानसभा है उसमें ईश्वर सिंह राठी हैं, जो रेलवे कर्मचारी नेता हैं, रेलवे में थे वो, और अब किसान आंदोलन भी करते हैं और श्रमिक नेता है, ट्रेड यूनियन के जाने माने नेता देश के अंदर वो हैं। ठीक है। इसमें गुड़गांव में बादशाहपुर सीट से हमने बलवान सिंह को उतारा है जी। बलवान सिंह जब भूपेंद्र हुड्डा के रिजीम में जो मारुति का जो आंदोलन हुआ था, वो मारुति में नौकरी करते थे, उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। उनके सामने पेशकश की गई थी कि या तो आप नौकरी चाहिए तो आप आंदोलन वापस कर लो। वो नेतृत्वकारी भूमिका में थे, वन ऑफ दी लीडर थे वो। उन्होंने कहा कि नो, मैं ये नहीं कर सकता। उन्हें नौकरी दाव पे लगा दी, टर्मिनेटेड है वो। और वो उनको हमने यहाँ उतारा, और श्रमिक नेता है, बादशाहपुर गुड़गांव के जाने माने। ये 8 उम्मीदवार हमने तारे हैं जो जन आंदोलन श्रमिक आंदोलन में तपे तपाए हैं। मतलब पूरे हरियाणा से 8 ही, पूरे हरियाणा से 8 योग्य व्यक्ति मिले आपको 90 में से? नहीं, हाँ। सवाल ये नहीं है 8 मिले, योग्य की बात नहीं है। हर हमारी पार्टी हरियाणा में हर जगह है लगभग। हमने एमपी के चुनाव कई सीटों पर लड़ा है। ठीक है। हमने एमएलए के चुनाव भी कई सीटों पर लड़ा है पहले। बहुत बढ़िया। कई सीटों पर लड़ा हमने। तो सवाल ये नहीं 8 ही थे। सवाल ये हुआ कि हम एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कंसंट्रेट करेंगे, और हम जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, क्वेश्चन तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, तो मैं भी थोड़ा आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। आप ये बताइए, आज के युवा क्यों तो आपकी पार्टी से जुड़े, और आप अपने इस हरियाणा की जनता को और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या मैसेज आप वो कर रहे हैं कि लोग आपकी प्रेरणा, आपके उसे प्रेरणा लें और आपकी विचारधारा पे चलें? आज के युवाओं में इस सरकारों के गंभीर साजिश के बावजूद भी, पूंजीवादी व्यवस्था की गंभीर साजिश के बावजूद भी, राजनेताओं के गंभीर साजिश के बावजूद भी, ये जो आप सामने देख रहे हो, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद उनके दिलों में है जी। और उन चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह के अधूरे सपनों को पूरा करने का नाम आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी है। इसलिए एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी उनके उत्तराधिकारी के तौर के ऊपर काम कर रही है। इसलिए जिंदगी में सबसे बड़ा विचार होता है, सबसे बड़ा देश प्रेम होता है, सबसे बड़ा समाज की तरक्की होती है। इसलिए दुनिया और देश के अंदर लोगों ने उसके लिए काम किया है। जो भी महापुरुष हुए हैं उनके पास सब कुछ रहा है, परंतु बिड़ला के पास सब कुछ है, अडानी के पास सब कुछ है। अडानी अंबानी की फोटो किसी घर में नहीं मिलेगी। फोटो मिलेगी भगत सिंह की, जिसने शर्ट फट गई तो आदि कर ली, पैंट फट गई तो निक्कर बना ली, और देश की आजादी के लिए लड़े। आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट इन क्रांतिकारियों के प्रतीक के तौर के ऊपर मैदान में है। युवा आकर्षित हो रहे हैं, जुड़ नहीं रहे। आज भी हरियाणा प्रदेश के हजारों युवा एसयूसीआई कम्युनिस्ट के साथ हैं, और साथ ही नहीं है, उनमें से सैकड़ों नौजवान दिन रात यही काम कर रहे हैं। ठीक है, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ सर, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, लेकिन एक सवाल अधूरा छोड़ के जा रहा हूं मैं, और उस सवाल का जवाब अपने सत्यवान जी बैठे हुए हैं, पुलिस ब्यूरो के मेंबर हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं, उनके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगले उसमें मैं वो सवाल से शुरुआत करूंगा। भगत सिंह के फोटो से, भगत सिंह की आइडियोलॉजी से, और या फिर चंद्रशेखर जो आप आज़ाद जी हैं उनके फोटो लगाने से पेट नहीं भरता सर, पेट पैसों से भरता है, और आप पूंजीवाद के खिलाफ है। ये सवाल मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपके पुलिस ब्यूरो के जो मेंबर है अगले उसमें कड़ी में ये उनका जवाब जरूर देंगे। इसका जवाब एक लाइन में दे देता हूँ, तो सवाल अधूरा रहेगा। नहीं, अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ अगले उसके लिए, कि मैं अब भी मानता हूँ कि सर फोटो लगाने से या विचारधारा रखने से पेट नहीं भरता, पेट भरेगा पैसे से। तो ये सवाल सत्यवान जी के लिए,
ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी सीनियर लीडर हैं, ताकि हम भी अगली कड़ी बना सकें। और इतना ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। आपने चुनाव को भी देखना है, कैंडिडेट्स के उनको भी देखना है, जनता को भी देखना है। थैंक आपने यू। आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। आपने अब एक बात तो हुई कि आपने हमारी बात सुनी, बाकी मीडिया सुन नहीं रहा। अरे सर, आप इस धन्यवाद देश के, आपका। हम इस देश हाँ, के, आपकी भी नहीं हाँ, सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे? हम्म, मीडिया निष्पक्ष हाँ, वही है जो हर एक आदमी की बात सुने सर। हम्म, हाँ, चलिए सर। तो दोस्तों, ये थे कॉमरेड राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी स्टेट लेवल के लीडर हैं, SUCI के सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं, और पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तो इन्होंने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, इसके लिए हम इनका फिर से धन्यवाद करते हैं। और आपने इनके विचारों को सुना, आपने हमारे इस प्रयास को देखा, इसके लिए आपका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और अगर आपको हमारे ये प्रयास और हमारा ये विचार अगर आपको पसंद आए, तो हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को, भारत लिंक ग्लोबल को, आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ऐसे महानुभाव से हम आपका परिचय करवाते रहें, उनकी आइडियोलॉजी का परिचय करवाते रहें, और देश को, आज के युवाओं को वास्तव में किस चीज़ की ज़रूरत है, ये आपको बता सके। क्योंकि मुझे भी लगता है कि आज की जो पार्टियां हैं, जिन सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो सिवाय फ़ायदा उठाने के, नाजायज़ फ़ायदा उठाने के, लूटने खसोटने के, और कुछ भी नहीं कर रही। तो निश्चित रूप से ऐसे आदमियों की ज़रूरत है, ऐसे आदमियों की विचारधारा की ज़रूरत है, ताकि हम देश के इस पथभ्रष्ट पार्टी के नेताओं को, उनको हम साइड में करके ऐसे ऐसे लोगों को आगे ला सके। इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत धन्यवाद। जी।